नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू की लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा के हस्तलिखित नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है हमने भूगर्भ शास्त्र के नोट्स को लेकर बनाया है। आप सभी के लिए एक सुनहरा अवसर भी सामने खड़ा है कि यदि आप 1000 रुपये से अधिक के हमारे नोट्स लेते हैं तो आपको आपके एड्रेस पर हार्ड कॉपी में नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। जैसा कि लंबे समय से अभ्यर्थियों की डिमांड थी कि उन्हें जो नोट्स हैं वह हार्ड कॉपी में चाहिए हैं, तो उनके लिए सुनहरा अवसर है। साथ ही साथ पेपर 3 की यूनिट 10 भी आ चुकी है। हस्तलिखित नोट्स हैं टॉपर्स के निर्देशन में तैयार किए गए हैं। 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर के हिसाब से बनाए गए हैं। तो भूगर्भ शास्त्र पेपर 3 यूनिट 10 आप आज ही परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टा मौजू की लिंक के माध्यम से या हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। और 1000 रुपये से अधिक के नोट्स लेने पर आपको हार्ड कॉपी में नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। मूल्य है इसका 79 रुपये। और भूगर्भ शास्त्र जियोलॉजी का तात्पर्य है जियो प्लस लॉजी, पृथ्वी प्लस विज्ञान। 3 मार्कर में यदि भूगर्भ शास्त्र के बारे में पूछा जाए तो भूगर्भ शास्त्र का सामान्य अर्थ है पृथ्वी का विज्ञान। इसके अंतर्गत पृथ्वी ग्रहों के सभी पहलुओं का अध्ययन होता है, जिसमें पृथ्वी, इसकी उत्पत्ति, संरचना, इतिहास और वर्तमान स्वरूप का अध्ययन होता है। तो भूगर्भ शास्त्र का सामान्य अर्थ है पृथ्वी का विज्ञान। इसके अंतर्गत पृथ्वी ग्रह के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें पृथ्वी की उत्पत्ति, संरचना, क्या इसका इतिहास रहा है, वर्तमान स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। अब यदि प्रश्न पूछा जाए कि भूगर्भ शास्त्र का महत्व क्या क्या है, तो पहला तो है सतत कृषि विकास में, दूसरा प्राकृतिक आपदा प्रबंधन में, तीसरा प्राकृतिक संसाधनों की जानकारी में, चौथा जल संसाधनों की जानकारी में, पांचवा ऊर्जा संसाधनों की जानकारी में। तो इस प्रकार से भूगर्भ शास्त्र का महत्व विभिन्न क्षेत्रों में है, सतत कृषि विकास में, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन में। और यदि हम भूगर्भ शास्त्र का व्यवस्थित अध्ययन करते हैं तो प्राकृतिक आपदा प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे पास उपस्थित हो जाती हैं। प्राकृतिक संसाधनों की जानकारी में, जल संसाधनों की जानकारी में, ऊर्जा संसाधनों की जानकारी में। अब इसके बाद जो हम आपको बताएं कि तारों का निर्माण किस प्रकार होता है, उत्पत्ति समझाइए। तो यह प्रश्न भी 5 मार्कर में पूछा जा सकता है। तो इसमें आप कैसे आंसर लिखेंगे, प्रारंभिक परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो हम देखते हैं तारों की उत्पत्ति। तारों का निर्माण जो है मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस से हुआ है। आकाशगंगा में उपस्थित हाइड्रोजन और हीलियम गैस के घने बादलों के रूप में एकत्रित होने के साथ इसके जीवन चक्र का आरंभ होता है। जो तारों की जो उत्पत्ति है, तारों का निर्माण मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस से हुआ है। आकाशगंगा में उपस्थित हाइड्रोजन और हीलियम गैस के घने बादलों के रूप में एकत्रित होने के साथ इसके जीवन चक्र का आरंभ होता है। तारों के जीवन का अंतिम चरण यदि देखा जाए, तारे जो होते हैं अपने जीवन के अंतिम चरण के प्रथम भाग में लाल ज्वाइंट चरण में प्रवेश करते हैं, जहां एक रेड ज्वाइंट तारा बन जाता है। इसके बाद अपने द्रव्यमान के आधार पर श्वेत बामन तारा बनकर समाप्त हो सकता है। यह सुपरनोवा तारे के रूप में इसका विस्फोट हो सकता है, जो अंततः न्यूट्रॉन तारा और ब्लैक होल बनकर समाप्त होता है। यहाँ पर हमने आपको तारे की उत्पत्ति, निर्माण और उसके अंतिम चरण के बारे में भी बताया। इसके बाद सूर्य के लिए भी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। और बुध के बारे में यदि 3 मार्कर में पूछा जाता है कि बुध ग्रह के बारे में बताइए, तो आप यदि व्यवस्थित आंसर लिखना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 3 लाइन में लिख सकते हैं। बुध ग्रह सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है, यह उसकी प्रमुख विशेषता हो जाएगी। और दूसरा, इसका जो परिक्रमण काल लिखकर आप 88 दिन लिख सकते हैं कि इसको जो बुध ग्रह का है वह परिक्रमण काल 88 दिन का है और इसके कोई उपग्रह नहीं है। सबसे कम दिन का जो परिक्रमण काल 88 दिन का बुध ग्रह का ही है, क्योंकि इसका यह सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है और इसका कोई उपग्रह नहीं है। यह बुध ग्रह की प्रमुख विशेषता है। जो जब 3 मार्कर में पूछते हैं तो आप 3 लाइनें लिख सकते हैं कि बुध ग्रह सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है, परिक्रमण काल जो है इसका 88 दिन है और इसका कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के बारे में यदि पूछा जाए, पृथ्वी के बारे में आपको
जानना अनिवार्य है। तो पृथ्वी के बारे में यदि पूछा जाए 3 मार्कर में ही पूछा जा सकता है, 5 मार्कर में ही पूछा जा सकता है। तो पृथ्वी जीवंत ग्रह है सबसे प्रथम तो, और परिक्रमण काल जो है इसका 365 दिन है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है 365 दिन के पश्चात ही 1 वर्ष का अंतर आता है। और पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में 23.56 घंटे लगते हैं, मतलब 24 घंटे के लगभग एक इसका जो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। और उपग्रह इसका एक है जो कि आप सभी को ज्ञात होगा, चंद्रमा पृथ्वी का प्रमुख उपग्रह है। तो पृथ्वी के बारे में यदि हम जानें तो पृथ्वी एक जीवंत ग्रह है जिसमें हम निवास करते हैं। परिक्रमण काल जो है इसका 365 दिन है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में 23.56% घंटे लगते हैं। इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। उपग्रह इसका एक है जो कि चंद्रमा है। इसके बाद सभी ग्रहों की व्यवस्थित जानकारी आपको हमारे इस वीडियो में प्राप्त होगी। और यहाँ पर आपको बता दें कि 4 ग्रह आंतरिक के अंतर्गत आते हैं और 4 ग्रह बाह्य के अंतर्गत आते हैं, और यम को अपग्रह के रूप में नहीं मानते हैं। तो आंतरिक ग्रह 4 में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जो है वह आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आते हैं। और बाह्य ग्रह के अंतर्गत जो है वह 4 आते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो याद रखना अरुण, वरुण, बृहस्पति और शनि बाह्य ग्रह के अंतर्गत आते हैं। और आंतरिक ग्रह के अंतर्गत जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आदि आते हैं। उसके बाद आपको पृथ्वी के भीतर तापमान वृद्धि के प्रमुख कारण बताएं। तो पृथ्वी के भीतर तापमान वृद्धि के प्रमुख कारण के अंतर्गत सब सर्वप्रथम तो है आंतरिक बल, जो कि पृथ्वी के भीतर तापमान वृद्धि के प्रमुख कारण के अंतर्गत आता है। दूसरा है रासायनिक प्रतिक्रियाएं। तीसरा है रेडियोधर्मी पदार्थों का विखंडन। इस प्रकार से पृथ्वी के भीतर तापमान वृद्धि के प्रमुख कारण के अंतर्गत 3 कारण है। पहला तो है आंतरिक बल, दूसरा है रासायनिक प्रतिक्रियाएं, तीसरा है रेडियोधर्मी पदार्थों का विखंडन। इस प्रकार से पृथ्वी के भीतर तापमान वृद्धि के प्रमुख कारण के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद का जो प्रमुख प्रश्न है वह है सागरीय लहरों द्वारा निर्मित प्रमुख स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर आप ऐसा एक चार्ट वगैरह बनाकर भी तैयार कर सकते हैं। तो रोधिका, सागरीय लहरों द्वारा निर्मित प्रमुख स्थलाकृतियाँ में रोधिका, गुहा स्तंभ, वेदिका, पुलिन, मेहराव, कंदरा एवं भृगु आदि जो है सागरीय लहरों द्वारा निर्मित प्रमुख स्थलाकृतियों के अंतर्गत आती हैं। भृगु, कंदरा, मेहराव, पुलिन, वेदिका, गुहा स्तंभ एवं रोधिका आदि। इसके बाद आप पूछेंगे कि हिमोड़ क्या है। यदि हिमोड़ के बारे में पूछा जाता है तो सरल एवं व्यवस्थित शब्दों में लिखना है। हिमानी द्वारा निक्षिप्त कंकड़, पत्थर व गोलाश्म के जमाव हिमोड़ कहलाते हैं। हिमोड़ क्या कहलाते हैं? तो हिमानी द्वारा निक्षिप्त कंकड़, पत्थर व गोलाश्म के जमाव हिमोड़ कहलाते हैं। आग्नेय शैल की प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं? तो आग्नेय शैल की प्रमुख उदाहरण के अंतर्गत आता है ग्रेनाइट, डायोराइट, ग्रैम्बो, पेरिडोटाइट, बेसाल्ट एवं रायोलाइट। तो इस प्रकार से आग्नेय शैलों के प्रमुख उदाहरण में ग्रेनाइट, डायोराइट, ग्रैम्बो, पेरिडोटाइट, बेसाल्ट एवं रायोलाइट आदि आग्नेय शैल के प्रमुख उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। तो आपको इनका भी स्मरण करना है, ध्यान रखना है। और इसके बाद जीवाश्म किसे कहते हैं? जीवाश्म के बारे में भी कई अभ्यर्थियों का प्रश्न निरंतर बना रहता है। शाब्दिक अर्थ जीवाश्म का खोदकर प्राप्त की गई वस्तु। जीवाश्म का यदि शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो खोदकर प्राप्त की गई वस्तु है। वे जैविक अवशेष जो भूपर्पटी की अवसादी शैलों में पाए जाते हैं उन्हें जीवाश्म कहते हैं। एक बार पुनः देखते हैं इसकी डेफिनेशन। शाब्दिक अर्थ तो जीवाश्म का खोदकर प्राप्त की गई वस्तु है। सामान्य अर्थ में भी आप सभी जानते होंगे। वे जैविक अवशेष जो भूपर्पटी की अवसादी शैलों में पाए जाते हैं उन्हें हम जीवाश्म कहते हैं। प्रकार है कंकालों का सांचा। मम्मी जीवाश्म के बारे में भी आपने सुना होगा। सूक्ष्म जीवाश्म, कार्बनीकृत जीवाश्म, अभी भी आप न्यूज़पेपर आदि टेलीविजन पर देखते हैं, कहीं कहीं पर जीवाश्म आदि की प्राप्ति होती है। तो जीवाश्म का अर्थ खोदकर प्राप्त की गई वस्तु। इसके बाद जो आपका है पृथ्वी की आंतरिक संरचना भी यहाँ पर दर्शाई गई है। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के पश्चात भारत में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन भी आपको यहाँ पर मिलेगा। तो उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। प्रमुख रूप से पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन यौगिकों का मिश्रण है। यह अवसादी शैलों का चट्टानी तेल है और इसमें पेट्रोल, डीजल, ईथर, गैसोलीन, मिट्टी का तेल, चिकनाई तेल और मोम आदि प्राप्त होते हैं। हाइड्रोकार्बन 100% है तो उसमें 70% तेल होता है।
एवं 30% प्राकृतिक गैस भी पाई जाती है। हाइड्रोकार्बन जैसे 100% है तो उसमें 70% तेल एवं 30% हाइड्रो प्राकृतिक गैसें आदि पाई जाती हैं। भारत में 4 प्रमुख पेट्रोलियम तेल उत्पादक क्षेत्र हैं जो कि निम्न हैं, तो उन पर हम चर्चा करते हैं। भारत की प्रमुख 4 पेट्रोलियम तेल एवं उनके उत्पादक क्षेत्र में सर्वप्रथम खनिज तेल में यदि देखा जाए तो सर्वप्रथम तो इसमें है 4 प्रमुख जो पेट्रोलियम तेल उत्पादक क्षेत्र हैं वह निम्न है। सर्वप्रथम तो ब्रह्मपुत्र धारी, गुजरात तट, पश्चिमी अपतटीय एवं पूर्वी अपतटीय क्षेत्र। तो इनमें ब्रह्मपुत्र धारी जो है देश की सबसे पुरानी तेल पेटी है। इसका क्षेत्र डिगबोई, सुरमा घाटी एवं नाहरकटिया। और खनिज तेल गुजरात तट जो है इसका उत्पादक प्रतिशत है 18%, क्षेत्र इसका अंकलेश्वर एवं खंबात। पश्चिमी अपतटीय का उत्पादक 6% है 39%, इसके केंद्र बॉम्बे गई, अलियाबेद क्षेत्र, बेसिन तेल क्षेत्र। तो पूर्वी अपतटीय क्षेत्र का उत्पादन प्रतिशत यहाँ पर नहीं दिया गया है, लेकिन गोदावरी, कृष्णा नदी बेसिन और अपतटीय अभितटीय भागों में प्रमुख रूप से खनिज तेल पाया जाता है। तो भारत में 4 प्रमुख पेट्रोलियम तेल उत्पादक क्षेत्र है जो कि यहाँ पर आपको दर्शाए गए हैं। ब्रह्मपुत्र धारी, गुजरात तट, पश्चिमी अपतटीय एवं पूर्वी अपतटीय क्षेत्र यहाँ पर आपको बताए गए हैं। इस प्रकार से आपको हमारी इस वीडियो में सौर कलंक आदि और साथ ही साथ भूकंपीय छाया क्षेत्र, मृदा परिच्छेदिका, मृदा अपरदन, तो जल तथा वायु के प्रभावहीन मृदा की ऊपरी परत कटकर बह जाती है, इसे मृदा अपरदन कहते हैं। किसे कहते हैं मृदा अपरदन? तो जल तथा वायु के प्रभावाधीन मृदा की ऊपरी परत कटकर बह जाती है, इसे मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन मुख्यतः वनस्पति विहीन, ढालू तथा कम ह्यूमस वाले इलाके में अधिक होती है। तो इस प्रकार से मृदा अपरदन की संपूर्ण जानकारी आपको हमारे इस वीडियो में प्राप्त होगी। साथ ही साथ पृथ्वी की ऊष्मा बजट वगैरह के बारे में समझाइए, और यहाँ पर साम्य अवस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत क्या है, धूमकेतु से आप क्या समझते हैं। सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान हैं जो धूमकेतु कहलाते हैं। यह गैस व धूल का संग्रह है जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं। तो सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान हैं जो धूमकेतु कहलाते हैं। यह गैस व धूल का संग्रह है जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं। अब इसके बाद में घाटियाँ, गिरिशृंग और जीवाश्मों के महत्व का विवरण। प्रभेदन क्या है? आखनन और अणुशक्ति खनिज की प्रमुख उदाहरण। तो अणुशक्ति खनिज की प्रमुख उदाहरण में बेरिलियम, एंटीमनी, जिरफान, ग्रेफाइट, थोरियम, यूरेनियम आदि इसके अंतर्गत आते हैं। खनिजों के महत्व के साथ ही साथ आपको हमारे PDF में महासागरीय निक्षेप की जानकारी भी प्राप्त होगी। ज्वारभाटा के प्रमुख लाभ बताएं। स्थलाकृतियों को परिभाषित करते हुए पवनों से निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन भी देखने को मिलेगा। तो आपके शैल गैस निष्कर्षण की विधियाँ, तो विधि है शैल चट्टानों तक क्षैतिज खनन, हाइड्रोलिक विघटन, क्षैतिज ड्रिलिंग आदि शैल गैस निष्कर्षण की प्रमुख विधियाँ हैं। इस प्रकार से आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप 1000 रुपये से ऊपर के नोट्स लेते हैं तो आपको हार्ड कॉपी में नोट्स प्राप्त होंगे। आज ही आप हमारे भूगर्भ शास्त्र के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं जो कि यूनिट 3 पेपर 3 यूनिट 10 के नोट्स हैं, जिसका लंबे समय से कई अभ्यर्थियों को बेसब्री से इंतजार था। तो आज ही आप हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं। आपके लिए सुनहरा अवसर है, तो भरपूर मात्रा में इस अवसर का लाभ लें और साथ ही साथ हमसे जुड़ें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।